नमस्कार मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, वाक्य शुद्धि भाग 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले वाला जो भाग 1 था उसमें कुछ नियम हमने पढ़े थे। आज उसके आगे पढ़ते हैं। पहले वाले में अनावश्यक पदों से अशुद्धि, अनुपयुक्त शब्दों से अशुद्धि और वचन संबंधी अशुद्धि हमने पढ़ ली थी। आज उसके आगे पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं। पद कर्म या कर्म भंग संबंधी अशुद्धि। जो पदों का कर्म निश्चित किया गया है व्याकरण में, अगर वो कर्म भंग हो जाता है तो वहाँ पर वाक्य में क्या हो जाती है? अशुद्धि हो जाती है। तो देखिए, वाक्य में पदों का कर्म निश्चित होता है। प्रत्येक भाषा की जो व्याकरण है उसमें पदों का, वाक्य का जो नियम है वो निश्चित किया गया है। ये कर्म जो है वो सही नहीं होने पर वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। जैसे हिंदी में नियम बना हुआ है, पहले कर्ता आता है, फिर कर्म आता है, फिर क्रिया आती है। ये एक क्रम बना हुआ है। अब इसके जो विस्तारक होते हैं वो कर्ता से पहले आते हैं, कर्म से पहले आते हैं और क्रिया से पहले आते हैं। अब इनको अगर अलग अलग लिख दिया जाए, कर्म की जगह क्रिया का विस्तारक लिख दिया जाए या क्रिया की जगह कर्म लिख दिया जाए तो क्या हो जाता है? कर्म भंग हो जाता है, पद भंग हो जाता है। तो वो अशुद्धि कहलाती है क्रम भंग संबंधी अशुद्धि या पद क्रम संबंधी अशुद्धि। उदाहरण देखिए, इधर वाले क्या है? अशुद्ध है और इधर वाले शुद्ध है। पहला देखिए, यहाँ पर शुद्ध गाय का दूध मिलता है। अब देखिए, ये जो शब्द है, पद है, यहाँ पर इसका कर्म सही नहीं है। गाय शुद्ध, गाय तो शुद्ध क्या होती है? शुद्ध क्या होता है? दूध होता है। तो इस पद का कर्म कहाँ आना चाहिए? यहाँ पर क्रम आना चाहिए, ये शब्द यहाँ पर आना चाहिए। तो सही देखिए, शुद्ध रूप क्या होगा? यहाँ पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है, तो इसका कर्म क्या हो गया था? भंग हो गया था। तो ये अशुद्धि कौन सी होगी? क्रम भंग संबंधी अशुद्धि हो गई। अगला देखिए, शीतल गन्ने का रस पीजिए। गन्ना शीतल, ये जो शब्द है, गन्ने से पहले जो शब्द आया है शीतल, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए। देखिए शुद्ध रूप इसका, गन्ने का शीतल रस पीजिए। रस क्या है? शीतल। तो शीतल का जो स्थान है वो रस जो है उससे पहले है, न कि गन्ने से पहले आएगा। अब देखिए, ये उदाहरण तो कई बार कंपटीशन में पूछा भी गया है। चाचा नेहरू को एक फूलों की माला पहनाई। एक फूल की माला थोड़ी होती है, वो तो कई फूलों की एक माला हो सकती है। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, चाचा नेहरू को फूलों की एक, ये जो एक शब्द है ये यहाँ फूलों से पहले ना आकर माला से पहले आएगा। इसका जो क्रम है वो माला से पहले, न कि फूलों से पहले। माला पहनाई। चौथा देखिए, अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। अधिकतर हिंदी होती है क्या? ये इसका क्रम जो है वो यहाँ पर गलत है, ये दूसरे स्थान पर आना चाहिए। अब देखिए कहाँ पर आना चाहिए? हिंदी के अधिकतर लेखक के लिए आया है। तो अधिकतर जो पद है या शब्द है, इसका क्रम जो है वो लेखक से पहले, न कि हिंदी से पहले। तो हिंदी के अधिकतर लेखक निर्धन है, ये शुद्ध रूप हो जाएगा। तो जहाँ पर जिस शब्द को आना चाहिए वो शब्द वहाँ पर ना आकर दूसरी जगह आता है तो वो अशुद्धि क्या कहलाती है? पद क्रम संबंधी या क्रम भंग संबंधी अशुद्धि कहलाती है। अब अगली अशुद्धि देखिए, कारक संबंधी अशुद्धि। वाक्य में प्रयुक्त कारक के अनुसार उचित विभक्ति न लगने से और अनावश्यक विभक्ति लगने से वाक्य क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। विभक्ति के कारण जो अशुद्धि होती है वो कौन सी अशुद्धि कहलाती है?
कारक संबंधी अशुद्धि कहलाती है। देखो कंपटीशन में किसी भी प्रकार से प्रश्न बनाया जा सकता है। वाक्य दे दिया और फिर पूछ लिया कि इसमें कौन सी अशुद्धि है, किस प्रकार की अशुद्धि है, कारक संबंधी, लिंग संबंधी, संज्ञा संबंधी, सर्वनाम संबंधी। तो आपको ये परिभाषा है जो है इसकी भी जानकारी होनी चाहिए, ये भी याद होनी चाहिए। अब देखिए इसमें दो विशेष नियम है। ये नियम आपको ध्यान में आ गए, आपके समझ में आ गए तो कारक संबंधी अशुद्धि जो है वो आप आसानी से शुद्ध कर लोगे। तो देखिए पहली बात देखिए, यदि वाक्य में सजीव कर्म हो तो विभक्ति सहित होगा। सजीव जो कर्म है उसके साथ हमेशा कारक की विभक्ति लगी हुई होगी, और अगर निर्जीव कर्म हो तो विभक्ति रहित होगा। ज़्यादातर ये दो ही बिंदु जो है आते हैं जिसमें कारक संबंधी अशुद्धि होती है, इन्हीं में से लगभग पूछा जाता है। तो अगर सजीव कर्म है तो विभक्ति के साथ होगा, और निर्जीव कर्म है तो विभक्ति के रहित होगा। इनके उदाहरण अभी नीचे देखेंगे। लेकिन देखिए इसमें दो तीन बातें जो है वो अपवाद स्वरूप है। वो देखिए, यदि बजाना आता है, बढ़ाना आता है या कराना क्रियाएं आती है तो कर्म चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कैसा भी हो, सदैव विभक्ति सहित होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखनी है आपको बात। कंपटीशन में ज़्यादातर जो अपवाद होते हैं वही पूछे जाते हैं। तो बजाना क्रिया है, बढ़ाना क्रिया है, कराना क्रिया है, अगर ये आती है तो कर्म जो है चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, विभक्ति के साथ ही आएगा। इसका उदाहरण भी अभी आगे देखेंगे। अब देखिए पर और ऊपर दो शब्द है, इनके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि पर कहाँ आता है और ऊपर कहाँ आता है। सामान्य जीवन में हम दोनों को एक ही मान लेते हैं और एक जैसे ही प्रयोग कर देते हैं। तो देखिए विशेष पर जहां दो वस्तुएं एक दूसरे को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, छू रही है, वहां पर तो क्या आता है, पर आता है। जैसे टेबल के ऊपर किताब रखी हुई है, टेबल के ऊपर नहीं आएगा। टेबल पर किताब रखी हुई है, तो दोनों टेबल और किताब आपस में क्या कर रही है, छू रही, स्पर्श कर रही है, तो पर आएगा। और ऊपर देखिए जहाँ दो वस्तुएं आपस में स्पर्श नहीं हो रही है, छू नहीं रही है आपस में, वहाँ पर ऊपर आएगा। जैसे पेड़ के ऊपर चिड़िया उड़ रही है, तो पेड़ के ऊपर उड़ रही है, उसको टच करते हुए उड़ रही है क्या, नहीं, उसके ऊपर उड़ रही है, इसलिए ऊपर शब्द आएगा। और अगर पेड़ के ऊपर चिड़िया बैठी है तो चिड़िया जो है वो पेड़ को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, तो वहाँ पर क्या आएगा, पर आएगा। तो जहाँ पर वस्तुएं आपस में छू रही है वहाँ पर, और जहाँ पर जो वस्तुएं छू नहीं रही है वहाँ पर ऊपर आएगा। ये जो नियम है इनको आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए। और ये अपवाद वाला जो है उसको तो विशेष तौर पर आपको याद रखना है, क्योंकि प्रश्न जो है वो अपवाद में से ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब इनके उदाहरण देखिए। अब कारक संबंधी अशुद्धि के उदाहरण देखते हैं। मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर इस वीडियो को आपने ध्यानपूर्वक अंत तक देख लिया तो आपके अशुद्धि वाले जो प्रश्न है वो सही हो जाएंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का लाभ आपके मित्रों को प्राप्त हो सके। अब उदाहरण देखिए कारक संबंधी अशुद्धि के। उसके सिर में या ऊपर घने बाल है। अब सिर के में तो अंदर के लिए आता है, तो बाल अंदर थोड़ी है, तो और ऊपर है तो बाल क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो ऊपर भी नहीं आएगा। ये दोनों क्या है, यहाँ पर अशुद्ध है, घने बाल है।
अब इसका शुद्ध रूप देखिए, इधर वाले ये शुद्ध है और इधर वाले अशुद्ध है। उसके सिर पर बाल सिर को क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो जो चीज़ स्पर्श करती है उसके लिए क्या आता है, पर आता है। घने बाल है, ये इसका शुद्ध रूप हो गया। अब दूसरा उदाहरण देखिए, आज संसद में बजट के ऊपर बहस होगी। इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, ये भी कई बार कंपटीशन की एग्जाम में पूछा जा चुका है। आज संसद में बजट पर, ऊपर की जगह क्या आएगा, पर आएगा, बहस होगी। तीसरा देखिए, राम ने रावण को मारा। नियम ऊपर क्या पढ़ा था कि अगर सजीव कर्म है तो उसके साथ क्या लगा हुआ होगा, विभक्ति चिन्ह लगा हुआ होगा, और निर्जीव होगा तो उसके साथ विभक्ति चिन्ह नहीं लगा हुआ होगा। तो राम ने रावण मारा, ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। राम ने रावण को मारा, रावण कर्म जो है वो क्या है, सजीव है, तो इसके साथ विभक्ति चिन्ह लगेगा। अगला देखिए, हमने झगड़ा बढ़ाया। नियम जो एक था उसके अनुसार अगर कर्म निर्जीव है तो विभक्ति चिन्ह नहीं लगेगा, लेकिन बढ़ाया, कराया ये क्रियाएं आ जाती है तो इसके साथ चाहे कर्म सजीव हो चाहे निर्जीव हो, विभक्ति के साथ ही आएगा। तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा, हमने झगड़े को बढ़ाया, को विभक्ति चिन्ह लग जाएगी। अगला देखिए, हमने समझौता कराया। अब देखो, सामान्य तौर पर हम क्या कह देते हैं, हमने समझौता करवाया और इसको ये शुद्ध मान लेते हैं, लेकिन ये अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, हमने समझौते को कराया। कराया बढ़ाई क्रिया आते ही कर्म के साथ क्या लगेगी, विभक्ति चिन्ह लगेगा। तो ये जो दो महत्वपूर्ण बिंदु मैंने अभी बताए थे नियम के, उनको याद रखना, और उसमें जो अपवाद है उन अपवादों को तो आप जरूर याद कर लेना। अब आगे देखिए अगली अशुद्धि। अब देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। सर्वनाम के सही रूप से प्रयोग न होने से भी वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। ये सर्वनाम जो संबंधी अशुद्धि है ये भी महत्वपूर्ण है और इसके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, कुछ नियम है, उनको आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। पहला नियम है, सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह जो है हमेशा क्या लिखे जाते हैं, जोड़कर ही लिखे जाते हैं, अलग से नहीं लिखे जाते हैं। जैसे उसने, ऐसे अलग से नहीं लिखा जाता है बल्कि उसके साथ ही लिखा जाता है, जोड़कर ही लिखे जाते हैं। उसने, किसने, जिसने, ये साथ ही लिखे जाते हैं। दूसरा नियम देखिए, संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्ह अलग लिखे जाते हैं। सर्वनाम में तो विभक्ति चिन्ह जोड़कर लिखे जाते हैं उनके साथ, और संज्ञा जो होती है उसमें अलग से लिखे जाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात देखिए, सर्वनाम शब्दों के साथ को विभक्ति कारक जो है उस चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, वो क्या माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। अगर सर्वनाम शब्दों के साथ में को लगा दिया तो वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो को का प्रयोग नहीं करना है। मुझको, उसको, तुझको, ये क्या है, ये अशुद्ध है। शुद्ध रूप क्या हो जाएगा इनके, तुझे, मुझे, उसे, यानी को का प्रयोग नहीं करना है। चौथा देखिए, इन, उन, जिन के साथ ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता है, और अन्य विभक्तियों का तो होता है लेकिन ने का प्रयोग नहीं होता है। ऊपर वाले में क्या था, को का प्रयोग नहीं होता है और अन्य विभक्ति का प्रयोग होता है। तो इनने, उनने, जिनने, ये शब्द क्या है,
अशुद्ध है, गलत है। इन से, उन से, जिन से, ये क्या है, सही है। तो सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह जुड़कर लगता है, संज्ञा के साथ विभक्ति चिन्ह अलग लगता है, जुड़कर नहीं लगता है, साथ नहीं लगता है, अलग से लिखा जाता है। और सर्वनाम जो शब्द होते हैं उसके साथ को विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है, अगर वो लगा दिया तो वाक्य क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। इन, उन, ये जो शब्द है इनके साथ में ने विभक्ति नहीं लगती है। अब एक दो नियम और है, उनको देखते हैं। 5वें नंबर का महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, इन हो, उन हो, जिन हो आदि के साथ ने का प्रयोग होता है, अन्य विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है। जैसे इन्होंने, उन्होंने, ये शब्द शुद्ध है, तो इन हो, उन हो, जिन हो इनके साथ ने विभक्ति चिन्ह लगता है। अगला देखिए 6वां, कोई और कुछ के बहुवचन किन्ही और कुछ होते हैं। कोई और किन्ही का प्रयोग सजीव प्राणियों के लिए किया जाता है। कुछ, किन्ही, कोई, ये सजीव प्राणियों के लिए आते हैं, और कुछ का जो प्रयोग है इसका प्रयोग निर्जीव प्राणियों के लिए आता है। निर्जीव वस्तुओं के लिए कुछ का प्रयोग होता है और सजीव प्राणियों के लिए कोई और किन्ही का प्रयोग होता है। लेकिन कीड़े मकोड़े जो है उनके लिए भी कुछ का ही प्रयोग होता है। कीड़े मकोड़े जो है छोटे जीव, उनके लिए भी कुछ का प्रयोग होता है। तो ये बात ध्यान रखने वाली है कि निर्जीव प्राणियों के लिए तो कुछ का प्रयोग होगा और सजीव प्राणियों के लिए कोई और किन्ही का प्रयोग होगा, और कीड़े मकोड़े जो है उनके लिए भी कुछ का प्रयोग होगा। उदाहरण देखिए, उसने मुझको कहा। अब देखो सर्वनाम के साथ विभक्ति चिन्ह जो है वो जुड़कर लिखा जाता है, अलग से नहीं लिखा जाएगा। तो ये वाक्य क्या हो गया, यहाँ पर अशुद्ध हो गया। अब देखो सर्वनाम के साथ को विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता है, तो वाक्य यहाँ से भी क्या है, अशुद्ध है। ये इधर वाले अशुद्ध है और इधर वाले शुद्ध है, तो इसका शुद्ध रूप हो जाएगा उसने मुझे कहा। अगला देखिए, उनने काम नहीं होता। उनने, किनने, इनके साथ उन, किन, इनके साथ ने विभक्ति चिन्ह नहीं लगता है, अभी ऊपर बढ़ा था। तो इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, उनसे काम नहीं होता है। ये शुद्ध रूप हो गया। अब आगे देखिए, दूध में कौन गिर गया। कौन सजीव के लिए आता है, तो यहाँ पर क्या आएगा, दूध में। अब देखो प्रश्नवाचक है तो ये भी क्या होना चाहिए, प्रश्नवाचक ही होना चाहिए। तो क्या आ जाएगा, क्या गिर गया है। क्या यानी निर्जीव प्राणी के लिए। अब अगर वाक्य ऐसा भी शुद्ध हो सकता है, दूध में कुछ गिर गया है, लेकिन यहाँ पर ये प्रश्नवाचक नहीं बनेगा फिर। और इधर क्या दिया हुआ है, प्रश्नवाचक दिया हुआ है, तो वाक्य क्या बनाना है, प्रश्नवाचक ही बनना चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। अगला देखिए, हम हमारी कक्षा में गए। यहाँ हमारी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा अपने। हम अपनी कक्षा में गए, ये शुद्ध रूप हो गया। अब देखिए आगे 5वां, कुछ मिस्टर शर्मा दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहा है। कुछ किसके लिए आता है, निर्जीव के लिए आता है। तो निर्जीव वस्तु इंतजार कर रही है क्या, नहीं, गलत है, ये वाक्य गलत हो गया। कोई, यहाँ क्या आएगा, कुछ की जगह कोई मिस्टर शर्मा दरवाजे पर आपका इंतजार कर रहा है, ये शुद्ध रूप हो गया। आप ये जो 5-6 नियम है, इन नियमों को याद रखिए, इनको ध्यान में रखिए, तो आपका सर्वनाम संबंधी जो अशुद्ध वाक्य है वो शुद्ध हो जाएगा। आप इसको आसानी से हल कर लोगे। अब क्रिया संबंधी अशुद्धि देखिए, 2-3 बिंदु इसमें महत्वपूर्ण है, वो समझ लेते हैं पहले। ने पर सर्ग यानी कर्ता के साथ ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, तो क्रिया जो है वो हमेशा किस में आएगी, भूतकाल में ही आएगी। ये बात याद रखने वाली है
कि ने विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है तो क्रिया हमेशा भूतकाल में ही आएगी। अभी इनके उदाहरण भी देखेंगे नीचे। दूसरा बिंदु देखिए, पूर्वकालिक क्रिया, यानी जो क्रिया समाप्त हो गई है वो क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। तो क्रिया के साथ कभी के नहीं लगेगा। हम बोलते समय साधारण तौर पर के का प्रयोग कर लेते हैं उच्चारण में, लेकिन ये क्या है, गलत है। केवल कर का ही प्रयोग होता है। पूर्वकालिक क्रिया जो उसमें कर का प्रयोग होता है और उसके बाद में के का प्रयोग नहीं होगा। अब तीसरा बिंदु देखिए, न और मत, ये दो शब्द है, इनमें भी अशुद्धि हो जाती है। थोड़ा सा ध्यान न रखे तो इनका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है देखिए। अगर वाक्य में प्रार्थना की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, तो केवल न का प्रयोग होगा। और अगर वाक्य में आदेश दिया जा रहा है तो मत का प्रयोग होगा। ये महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। यहाँ से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। अब इनके उदाहरण देख लेते हैं। राम ने पुस्तक पढ़ रहा है, पहला बिंदु। तो विभक्ति चिन्ह आ गया, परसर्ग ने आ गया, तो क्रिया किस में चली जाएगी, भूतकाल में चली जाएगी। वाक्य शुद्ध क्या हो जाएगा, राम ने पुस्तक पढ़ी या पढ़ी थी, ये शुद्ध हो गया क्योंकि भूतकाल में क्रिया चली जाएगी। मोहन पढ़कर के सो रहा है, ये पढ़कर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। अब पूर्वकालिक क्रिया के साथ में के नहीं लगेगा। सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं, मोहन पढ़कर के सो रहा है, बोलने पर तो शुद्ध लग रहा है, लेकिन ये वाक्य क्या है, अशुद्ध है। तो इसका क्या हो जाएगा, मोहन पढ़कर सो रहा है, पढ़कर के नहीं, पढ़कर सो रहा है। तीसरा वाक्य देखिए, राम ने गुरुजी से प्रश्न पूछा, पूछा नहीं किया, पूछा की जगह क्या आएगा, किया। तो राम ने गुरुजी से प्रश्न किया, पूछना छोटों से। कृपया गंदगी ना करे। अब देखो इस वाक्य में क्या की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, प्रार्थना की जा रही है। तो यहाँ पर ना का प्रयोग न होकर किसका होगा, न का प्रयोग होगा, कृपया गंदगी न करे। पांचवा देखिए, यहाँ ना थूको, यहाँ ना थूको, यहाँ आदेश दिया जा रहा है कि यहाँ ये काम नहीं करना आपको, ये यहाँ पर थूकना नहीं है। तो यहाँ ना की जगह क्या आएगा, मत आएगा, यहाँ मत थूको। तो ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु है क्रिया में, इनको आप याद रखिए। अगली अशुद्धि देखिए, लिंग संबंधी अशुद्धि। वाक्य में प्रयुक्त जो शब्द है उसके अनुसार अगर उचित जैसा शब्द आया है उसके अनुसार लिंग का प्रयोग न होने से भी वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, इस बात का ध्यान न रखने पर वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। और अशुद्धि क्या कहलाती है, लिंग संबंधी अशुद्धि कहलाती है। अब देखो इसमें महत्वपूर्ण कुछ शब्द है वो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे कवि, कवि का स्त्रीलिंग हो गया कवयित्री, साधु का साध्वी, विद्वान का विदुषी, वीर का वीरांगना। ये 4-5 शब्द जो है वो ज़्यादा पूछे जाते हैं। भाई का बहन भी होता है, भाभी भी होता है। तो कुछ उदाहरण देखिए, मेरे मित्र की पत्नी विद्वान है। विद्वान शब्द जो है वो पुरुष के लिए आता है। यहाँ किसके बारे में कहा गया है, स्त्री के बारे में, पत्नी के बारे में कहा गया है। तो यहाँ ये विद्वान शब्द जो है वो अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, मेरे मित्र की पत्नी विदुषी है, ये शुद्ध हो गया। दूसरा वाक्य देखिए, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि थी। ये कवि जो है पुरुष के लिए आता है और महादेवी क्या है, स्त्री है। तो यहाँ पर कवि की जगह क्या हो जाएगा, कवयित्री। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवयित्री थी, ये शब्द भी जो है वो शब्द शुद्धि में बहुत बार पूछा गया है। तो कवयित्री सही शुद्ध ऐसे लिखा जाएगा। राधा एक बुद्धिमान बालिका है। बुद्धिमान जो शब्द है वो किसके लिए आता है, बालक के लिए आता है। यहाँ कौन है, राधा बालिका है। तो बुद्धिमान की जगह क्या आ जाएगा, बुद्धिमती शब्द आ जाएगा। राधा एक बुद्धिमती बालिका है।
ये देखिए चौथा, बुआ जी आप क्या कर रहे हैं। आप शब्द लगाने पर ये सम्मान सूचक हो गया। तो रहे हैं, सामान्य तौर पर हम बोलते हैं बुआ जी आप क्या कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं ये क्या है, अशुद्ध वाक्य है। सामान्य तौर पर हम व्यवहार में ऐसा ही बोलते हैं, बुआ जी आप क्या कर रहे हैं, लेकिन ये वाक्य अशुद्ध। शुद्ध क्या हो जाएगा इसका, बुआ जी आप क्या कर रही है, ये स्त्रीलिंग में आएगी। तो लिंग संबंधी अशुद्धि भी कई बार पूछी जाती है, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। विशेषण संबंधी अशुद्धि देखिए, ज़्यादातर विशेषण संबंधी जो अशुद्धि आती है उसमें ये एक ही जो नियम है इसमें से ज़्यादातर पूछा जाता है। तो वो देखिए क्या है, विशेषण की जो अवस्था होती है उत्तमावस्था, 3 अवस्थाएं होती है। तो उसमें जो उत्तमावस्था है उसको बनाने के लिए तम और तमा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब इसके स्थान पर, तमा और तम प्रत्यय के स्थान पर इष्टन या इष्ट का प्रत्यय का भी प्रयोग किया जाता है, परंतु दोनों प्रत्ययों का एक साथ प्रयोग अशुद्ध माना जाता है। यानी 2 प्रत्यय जहाँ पर लगते हैं वहाँ पर वाक्य क्या माना जाता है, अशुद्ध माना जाता है। या तो तम या तमा लगेगा या इष्टन या इष्ट लगेगा। ये नियम याद रख लीजिए, ये ज़्यादातर इसी में से पूछा जाता है। उदाहरण देखिए, राम श्रेष्ठतम बालक है, इसमें इष्ट भी आ गया और तम भी आ गया। तो दोनों प्रत्यय साथ नहीं आएंगे, दोनों साथ आ गए तो क्या हो जाएगा, वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा राम श्रेष्ठ बालक है। अब दूसरा देखिए, राधा सबसे सुंदरतम है, इसका अर्थ क्या है, तम है सबसे सुंदर और तम का मतलब सबसे सुंदर। तो राधा सबसे सुंदर है, ये इसका शुद्ध रूप हो जाएगा। तो इसमें से या तो ये हट जाएगा राधा सुंदरतम है, या राधा सबसे सुंदर है, ये वाक्य हो जाएगा। अगला वाक्य देखिए, मोहन बाजार से ताज़ी सब्जियां लाया। सामान्य तौर पर व्यवहार में हम या आम बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं, बाजार से ताज़ी सब्जियां लाया। तो ताज़ी सब्जियां हमें तो क्या लगता है, शुद्ध लगता है, लेकिन यहाँ पर ये क्या है, अशुद्ध है। इसका शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, मोहन बाजार से ताज़ा सब्जियां लाया। ताज़ी की जगह क्या हो जाएगा, ताज़ा। एक शब्द ऐसा ही और है, इसमें देखिए, मैं तुम्हारे सुनहरे भविष्य की कामना करता हूँ। सामान्य तौर पर 99% सभी लोग इसी शब्द का प्रयोग करते हैं, ऐसा ही वाक्य बोलते हैं। लेकिन ये वाक्य क्या, ये शब्द क्या है, अशुद्ध है। मैं तुम्हारे सुनहरी, सुनहरी की जगह क्या आ जाएगा, सुनहरी भविष्य की कामना करता हूँ। तो विशेषण संबंधी अशुद्धि जो है वो लगभग इसी में से आपका कवर हो जाएगा। इस नियम को आप याद रखिए कि जो प्रत्यय लगता है एक साथ 2 प्रत्यय नहीं लगेंगे। अब अगली अशुद्धि है अन्वय संबंधी, यानी मेल संबंधी। अन्वय का अर्थ मेल संबंधी अशुद्धि हो जाती है। कर्ता का क्या होना चाहिए, क्रिया के साथ मेल होना चाहिए। अगर ये मेल नहीं होता तो वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। एक उदाहरण देखिए, राधा पुस्तक पढ़ता है। अब यहाँ कर्ता राधा है और क्रिया पढ़ता है, तो दोनों का क्या नहीं है, अन्वय नहीं है, मेल नहीं है। तो शुद्ध रूप क्या हो जाएगा, राधा पुस्तक पढ़ती है। तो ये क्रिया के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया आ रही है, तो इन दोनों में क्या हो गया, मेल हो गया। तो ये अन्वय संबंधी अशुद्धि मानी जाती है। अब अंत में देखिए, अशुद्ध वर्तनी संबंधी अशुद्धि। अशुद्ध जो वर्तनी होती है उसकी वजह से भी वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो उदाहरण देखिए, ताजमहल की सौंदर्यता। यहाँ सौंदर्यता जो शब्द है वो गलत है, अनुपम है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ताजमहल का सौंदर्य की जगह क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, और सौंदर्य ता जो है ये प्रत्यय ये हटे जाएगा, अनुपम है। पूज्यनीय पिताजी आ रहे हैं, या पूजनीय जो शब्द है वो गलत है। यहाँ क्या होगा, पूजनीय पिताजी आ रहे हैं। तो अशुद्ध वर्तनी जो है उसकी वजह से भी क्या हो जाता है, वाक्य अशुद्ध हो जाता है।
मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। उज्जवल में जय जो है ये क्या आना चाहिए, आधा आना चाहिए। तो मैं आपके उज्जवल भविष्य, ये शब्द शुद्ध है, ये भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ श्रृंगार संबंधी सामग्री मिलती है। श्रृंगार जो लिखा हुआ है ये गलत शब्द लिखा हुआ है यहाँ पर होगा, यहाँ श्रृंगार, ये र इसमें नहीं लगेगा, संबंधी सामग्री मिलती है। तो अशुद्ध वर्तने की वजह से भी वाक्य क्या हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है। तो मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आज अपना ये अशुद्धि वाला जो टॉपिक है, बिंदु है, आज यहीं समाप्त होता है। इसमें 2 वीडियो हम देख चुके हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों वीडियो देखने के बाद आपका चाहे बोर्ड एग्ज़ाम में प्रश्न आए, चाहे कंपटीशन के एग्ज़ाम में प्रश्न आए, आपका ज़रूर सही होगा। इसमें जो नियम बताए गए हैं उन नियमों को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, समझ लीजिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो कमेंट्स बॉक्स में जाकर आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब नए वीडियो के साथ में, नए बिंदु के साथ में फिर मिलते हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे इस वीडियो का, इस चैनल का लाभ आप लोगों को प्राप्त हो सके, आपके जो मित्र हैं उनको भी प्राप्त हो सके। धन्यवाद।